जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, इसी के साथ आइए हम अपने चैनल पे आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पद के लिए हो या यूपीएसआई के लिए हो, जीएस पोर्शन में गांधी युग पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपने गांधी युग में पढ़ा था। 2 वीडियो आपने इसके पहले हमारे चैनल पर पढ़ चुकी है। अगर आपने अभी तक का उसको नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले जाके उन दोनों वीडियो को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी आगे का समझ आएगा। क्योंकि गांधी जी के बारे में हमने 2 वीडियो में बहुत विस्तृत चर्चा किया है, जिसमें से अभी आज शॉर्ट चर्चा होगी, संक्षिप्त चर्चा होगी कि आपने पिछले 2 वीडियो में क्या क्या पढ़ा और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आपने देखा है गांधी युग में जो पहला वीडियो था उसमें और दूसरे वीडियो में दोनों का संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिसमें से आपने देखा गांधी जी के जन्म के बारे में, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और उनके माता जी का नाम पुतलीबाई, और उनका विवाह जो 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था, जो कि कस्तूरबा बाई थी। गांधी जी से विवाह होने के कारण उनका सर जो नेम है, टाइटल नेम चेंज हो गया था, कस्तूरबा बाई से कस्तूरबा गांधी हो गया था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 5वां पुत्र इनके कौन थे? यमुनालाल बजाज जी थे। इनको दत्तक पुत्र माना जाता था, क्योंकि इनके पुत्र नहीं थे, लेकिन गांधी जी इनको अपना पुत्र के समान ही मानते थे, इसलिए इनको दत्तक पुत्र कहा जाता था। और इन्होंने 1888 ईस्वी में अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे, जो कि वहाँ से वकालत की, एलएलबी करके बैरिस्टर बने, और 1891 में ये अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौटे थे, और बम्बई और राजकोट में इन्होंने अपना वकालत शुरू किया था। इन्हों जो गांधी जी थे, एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए, और वहां पे जाके रंगभेद का शिकार भी बन गए थे। 1894 में जब वहां वकालत करने का फैसला किया उन्होंने, और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में दक्षिण अफ्रीका में। और नटाल के क्षेत्र, जो नटाल क्षेत्र था उसके पास में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें क्या किया गया? ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। कहा गया डॉग्स आर नॉट अलाउड। क्या? डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब कुत्ते इस ट्रेन में अलाउड नहीं है। तो इस पर गांधी जी ने भारतीय और कुत्तों को जाना मना है इस ट्रेन में बोला गया। तो गांधी ने इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट के खिलाफ केस कर दिया, और वहां पे रेलवे डिपार्टमेंट ने माफी मांगी और इस कानून को बदल दिया। वहां से सभी गांधी जी की वजह से ही वहां उस ट्रेन में दक्षिण अफ्रीका में, चाहे गोरे हों या काले हों, सभी को एक समान टिकट मिलने लगा और सब लोग यात्रा करने में समानता मिली। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी माफी मांगी थी वहां पे, जिसके तहत गांधी जी वहां पे मसीहा के रूप में जाने लाने लगे कि रेलवे डिपार्टमेंट ने माफी तो मांगी ही, और साथ ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मांगी। बहुत बड़ी बात हो गई ये चीज। और इसके साथ में आगे देखते हैं, इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था, और 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और ये वहां से आश्वासन देके आए थे कि आपको जो भारतवासी हैं दक्षिण अफ्रीका में, उनको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो याद करेंगे, और गांधी जी उनकी मदद के लिए हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। 1902 में गांधी जी 1901 में गांधी जी यहाँ भारत आया था। 1902 में दक्षिण अफ्रीका वासियों ने फिर से पुनः गांधी जी को वापस बुला लिया, और वह पुनः वापस गए, और 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में उन्होंने अपना एक दफ्तर खोला था। 1904 में इसके बाद क्या कि एक फिनिक्स फर्म की स्थापना की थे, और इन्होंने अपना एक इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित लिखी, जो कि कई भाषाओं में प्रकाशित होती थी, लेकिन उर्दू में नहीं हुई होती थी, इसलिए उर्दू का नाम दिया जा रहा है। भाषाएं तो कई हैं, लेकिन उर्दू उस समय कार्यकारिणी भाषा का प्रमुख अंग था, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश में ही सभी कार्यकारिणी भाषाएं चलती थी। तो ये तो आपने देखा। और 1907 में ही
क्या बोलते हैं, गांधी जी ने एक ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के पंजीकरण के लिए, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नियम लाया था। जो भी इंडियन लोग हैं जिसको ब्लैक के नाम से जाना जाता है, वह अपना एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जिसके तहत उनको सुविधाएं दी जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सुविधाएं देगी। लेकिन नियम तो बना दिया अंग्रेजों ने, और जब रजिस्ट्रेशन कोई कराने भारतीय जाता था तो वह रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं और इन लोगों को कोई सुविधा मिलेगी नहीं। जब सुविधा मांगेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगूंगा, जब रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा तो इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा नहीं, जिसके तहत इनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इससे भारतीयों ने परेशान होकर गांधी जी से कहा, तो गांधी जी ने ब्लैक एक्ट इसको कहा और इस पंजीकरण जो कानून था इसको रद्द कराया। और जोहान्सबर्ग में ही इन्होंने पहली बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा और द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलवा दिए थे। इसके साथ ही ये 1908 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए। और वहीं पे उसके बाद 1909 में गांधी जी ने क्या किया, हिंदू स्वराज एक पुस्तक लिखी थी। 1910 में एक टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया था गांधी जी ने, जो कि बाद में गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी ने 1915 में भारत वापस आए थे। और गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां मिली थी ये सभी आपको हमने अपने वीडियो में बताया था, इसमें सभी शॉर्ट में कह सकते हैं। अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि भी दी थी, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीयों युवकों को सेना में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इनको सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता था गांधी जी को। और अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा था कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। और चंपारण सत्याग्रह के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण जो है 3/20 हिस्से पर खेती नील की कराई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। जो वहां के अंग्रेज कलेक्टर था वो जबरदस्ती चंपारण के लोगों से 3/20 हिस्से पे नील की खेती कराता था। और वह 3 हिस्से पे जो नील की खेती होती थी वह क्या होता था, जमीन बंजर हो जाती थी। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे देखते हैं फिर रोलेट एक्ट के बारे में, जिसको आपने पढ़ा 19 मार्च 1919 को हुआ था। इसको सिडनी रोलेट ने पारित किया था। इसमें क्या होता था, इस के तहत किसी को भी शक के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था और जिसके खिलाफ में वह व्यक्ति ना कोई अपील कर सकता था, ना कोई वकील, ना दलील, कुछ नहीं कर सकता था। ये इसको गांधी जी ने क्या कहा, काला कानून। और इसके तहत 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्या में जो हिंदू लोग थे वहां जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित होकर एक साथ प्लान बना रहे थे क्या करना क्या नहीं। तो जनरल ओडायर ने उन लोगों पर निहत्थे गोलियां चलवा दी थी, जिसमें से काफी लोगों का निधन हो गया था, ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन अंग्रेजी आंकड़ा क्या था, अंग्रेजी सरकारी आंकड़ा था 379, लेकिन जो भारतीय आंकड़ा था 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद में होम रूल आंदोलन भी पढ़ा आपने, खिलाफत आंदोलन पढ़ा, असहयोग आंदोलन पढ़ा था जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1 अप्रैल 1920 को। इसके बाद में स्वराज आंदोलन पढ़ा था। स्वराज आंदोलन का यह मत था कि हम लोग जो भारतीय लोग हैं ब्रिटिश संसद में बैठकर भारत के लिए कानून बनवाने के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो अपनी एक पार्टी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। और इन्होंने केंद्रीय विधानसभा के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 42 सीटें इनको प्राप्त हुई थी। और इनका काम क्या था, सरकारी काम में बाधा डालना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत के खिलाफ अपनी मनमानी जो है नियम कानून बनाती थी, उसको मनमानी काम ना करने देना इन लोगों का एक मत था। डोमिनियन स्टेट की मांग करना था। तो यही सभी का स्वराज दल की थे। फिर आइए हम लोग देखते हैं आगे साइमन कमीशन के बारे में। इतना आपने संक्षिप्त चर्चा देखा। फिर अब साइमन कमीशन को देखते हैं कि साइमन कमीशन क्या कहता है, इसका नियम क्या था।
काबा कमीशन में देखते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आपने पढ़ा वीडियो में, तो इसमें कहा गया था कि इस अधिनियम के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग नियुक्त किया जाएगा जो यह जांच करेगी कि भारत में जो 1919 का आयोग बना है उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक का विकास हुआ है, कहाँ तक का नहीं हुआ है, इसके विकास की प्रगति की जांच करेगा। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 18 नवंबर 1927 को कर दी थी, क्योंकि उसे डर था कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार बन जाएगी जो भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग नियुक्त कर देगी, जो भारत के समर्थन में वैधानिक आयोग नियुक्त करेगी। तो इसलिए इसका क्या किए 2 वर्ष पहले ही एक कमीशन बनाया गया था जिसके अध्यक्ष साइमन थे, तो उन्हीं के नाम से साइमन कमीशन रखा गया। तो भारत के राज सचिव उस समय कौन थे, वर्किंग हेड थे 1927 में, और उन्होंने साइमन कमीशन का गठन करवाया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो कि सभी लोग अंग्रेज थे, जिसके कारण इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। और इसका विरोध इसलिए हुआ था कि जब भारत का ही जांच करना है, भारत की यहाँ की स्थितियों की जांच करनी है कि कितना विकास हुआ कितना विकास नहीं हुआ है, तो इसके बारे में क्या ब्रिटिश की गवर्नमेंट यहाँ की क्या जांच करेगी, यहाँ के लोगों को ही जांच करना चाहिए कि विकास क्या हुआ है। जैसे आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आपके गांव का विकास जानने के लिए क्या जापान के लोग आके यहाँ चेक करेंगे, आपके यहाँ के क्षेत्रीय लोग ही चेक करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या जरूरत है यहाँ के लोगों की, क्या नहीं है, कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ, क्या काम करना, शिक्षा में क्या चाहिए, रोड चाहिए कि नहीं चाहिए, और तमाम प्रकार की विकास के बारे में ये सब हो गया। तो इसके लिए इसका विरोध किया गया था। इसमें क्या थे, इसमें इसके सदस्य क्लेमेंट एटली भी थे जो कि आगे जाके क्या बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। साइमन कमीशन ने 1919 की अधिनियम की जांच करने के लिए भारत आया था, और इसका मूल नाम जो था इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन क्या था, इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन, यानी भारतीय वैधानिक आयोग। क्या था, भारतीय वैधानिक आयोग, इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन, जो कि फरवरी 1928 को जब भारत कमीशन पहुंचा था तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इसी विरोध में प्रदर्शन करते हुए पंजाब में, जिसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे वह लाला लाजपत राय जी घायल हो गए और उनका 1 सप्ताह बाद यानी 1 हफ्ते बाद निधन हो गया, चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी ने कहा कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी जो है अंग्रेजों की आखिरी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मेरी, लाला लाजपत जी ने कहा, यह भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यह किसने कहा था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरी पीठ पर पड़ी, पड़ी नहीं आप पे पड़ी हो जाएगा, क्या है, पड़ी लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और उसके बाद लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हो गई। तो उसके खिलाफ में सैंडर्स के, इसके वजह से भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, और समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया था और इसे श्वेत कमीशन भी कहा था। भगत सिंह ने खिसियाकर गुस्से में क्रोधित सैंडर्स की हत्या कर दी थी, क्योंकि सैंडर्स की अगुवाई में ही पुलिस ने लाला लाजपत राय जी पर लाठियां बरसवाई थी, जिससे के कारण उनका मृत्यु हो गई थी। फिर आगे देखते हैं, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसका सबूत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वह भगत सिंह जी को फांसी नहीं दे पा रही थी। लेकिन एक भारतीय ने, इसको देख लिया था और वह अंग्रेज
गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों से मिलकर बोला कि मैंने इसको सैंडर्स की हत्या करते हुए देखा है, जिसके खिलाफ भगत सिंह के खिलाफ सबूत अंग्रेजों को मिल गया। उसके बाद सुनवाई हुई, केस हुआ और 12 फरवरी 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। आगे देखते हैं दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी, हाँ दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया था। क्या साइमन कमीशन का समर्थन भी किया था। और दक्षिण भारत के किसी ही व्यक्ति ने, हमको याद नहीं आ रहा है, आपको बाद में बता देंगे किसने कहा था, तो उसने भगत सिंह के खिलाफ में वहां पे अंग्रेजों से मिलकर गवाही दी थी। और इतने विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। इसके पहले देखते हैं, जब 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आ रहा था, 1928 में भारत जो है साइमन कमीशन आया था, जिसमें से 7 सदस्य अंग्रेज के थे, जो सभी अंग्रेजी सदस्य थे। जिसके विरोध में मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज दिया कि भारत का नियम कानून भारत के ही लोग बनाएंगे। भारत का नियम कानून भारत के लोग। और तो साइमन कमीशन ने क्या कहा, साइमन कमीशन उस समय के समय जब भारत जो, माफ कीजिएगा, हाँ भारत में जो साइमन कमीशन आया था, उस समय भारत के राज सचिव वार्कन हेड थे, जिन्होंने यह चुनौती दी कि यह यदि सर्वसहमति से भारत में आप अपना कानून बनाते हैं और पूरे भारत के लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं इसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। तो नेहरू ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। नेहरू मीन्स मोतीलाल नेहरू ने। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कानून बनाऊंगा, अपनी रिपोर्ट दूंगा आपको, कि सभी भारत के लोग इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जो वार्कन हेड था, उसने भारतीयों को लड़ाने के लिए जिन्ना को आपस अपने में मिला लिया और उसने कहा कि इसको मानना नहीं और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, कि दोनों लोग आपस में लड़ जाएं और जो नेहरू रिपोर्ट बन के आएगी उसको अस्वीकार कर दिया गया। तब नेहरू जी ने अपना रिपोर्ट 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में वार्कन हेड को सौंपा, तो उन्होंने पूछा कि सब लोग सहमत हैं, तो नेहरू ने कहा कि जिन्ना सहमत नहीं है। तब उसने कहा कि जब आप भारत के लोग ही सहमत नहीं है तो इस कानून का कैसे पास हो सकता है। इसके बाद में बावजूद भी 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। तो उसने उस समय नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा पेश की गई थी, तो उसको निरस्त कर दिया गया। उसके खिलाफ में 14 सूत्रीय मांग करने के लिए जिन्ना फार्मूला ने अपना एक पेज में 14 फार्मूला लिख के दिया कि हमारी 14 मांग है, इसीलिए 14 सूत्रीय मांग जिन्ना की कही जाती है, उसको भी उसने रद्द कर दिया, क्योंकि वो एक दूसरे को लड़ाना चाहता था, जिस कारण आपस में हिंदू मुस्लिम यहाँ के लोग लड़ेंगे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अपना राज करेगी, अपना कानून बनाएगी। ये नियम था। तो नेहरू अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय 1928 में अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को साथ में लेके गए और वहां पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, जिसके खिलाफ में उन्होंने अंग्रेजों ने इसको फाड़ दिया। कहा जब भारत के लोग ही संतुष्ट नहीं है तो इसको नहीं पारित होगा, और जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग को भी निरस्त कर दिया। इसके आगे देखते हैं। फिर आगे सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जो कि आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हो। जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। गांधी जी ने गांधी जी के ऊपर आरोप लगता है जो भारत
के आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उन्होंने उनको छुड़वा लिया था। अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी भी बच सकती थी। तो उन्होंने अपना सबने अवज्ञा आंदोलन किया था। उस दौरान गांधी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके तहत गांधी जी ने अपनी शर्त रखी थी कि सभी कैदियों को रिहा किया जाए। तो इरविन ने एक हस्ताक्षर किया था कि सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पे गांधी जी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, कह लीजिए, या चूक हो गई। उन्होंने, गांधी जी वकील होते हुए भी ये गलती कर गए। इतना वो नहीं था कि उम्मीद थी कि गांधी जी ऐसी गलती कर देंगे। तो उन्होंने, अंग्रेजों की दोहरी नीति थी, इधर मिलाओ उधर मारो वाली। तो गांधी जी ने उसमें क्या किया, समझौता हो गया गांधी इरविन एक्ट, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 की हुई थी। और उसके तहत इरविन ने कहा था कि हम सभी कैदियों को रिहा कर देंगे। लेकिन 23 मार्च 1931 को, महज 18 दिन बाद, भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तो इस पे गांधी जी ने इरविन से कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा किया, गांधी भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई। तो उसका जवाब आया कि हमने कहा था जितने न्यायिक कैदी हैं जो देश की स्वतंत्रता के लड़े हैं, उनको हम रिहा करेंगे, लेकिन भगत सिंह क्या है, आपराधिक कैदी हैं, इसलिए उनको रिहा नहीं किया गया। गांधी जी से ये गलती हो गई थी। लेकिन गांधी जी के ऊपर काफी लोग दबाव बनाते हैं कि ये लोग, इन्होंने गलत किया। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी वकील थे। इन लोगों को भी तो आरोप लगना चाहिए। गांधी जी के ऊपर ही इकलौते आरोप लगाना हमारे विचार से उचित नहीं है। लेकिन आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गांधी जी इसकी इसमें गलती थी या नहीं थी, और गांधी जी के को आपके विचार से क्या लगता है कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया या नहीं किया। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, अगर कोई क्रांतिकारी को पढ़ना हो तो 2 दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन गांधी जी को पढ़ने में कम से कम आपको समय देना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी देश की आज़ादी के लिए काफी संघर्ष किया और काफी लड़े, लेकिन ये लोग बाद में आए। गांधी जी क्या 1915 से ही भारत में रहकर भारत की आज़ादी के लिए 1947 तक का लड़ाई लड़े। और जो अंग्रेजों की नीति थी, दोहरी नीति थी, इनको बांटो और राज करो भारत में, इन्होंने इसीलिए 1909 में मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन को भी दे दिया था, क्योंकि एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र को दे दिया था कि उस क्षेत्र में मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ेंगे और वहां के ही विधायक या सांसद या राजनेता बनेंगे। इससे क्या हुआ, जो आगे चलकर पाकिस्तान एक देश बना 1948 में विभाजित होकर, तो उनका एक नियम था। इसी के तहत वो गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो SC ST के लिए उन्होंने एक अपना क्षेत्र के तहत और आरक्षण के तहत उन्होंने सीट को दिया कि 71 सीट पे SC ST के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, और एक क्षेत्रीय वो निर्धारित कर दिया था, जिसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में कराया गया था, जिस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई थी। 10 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 7 राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, और 2 राज्यों में मुस्लिम लीग ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जिसमें से पंजाब और पंजाब और सिंध। लेकिन एक राज्य में कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं हुई थी, ना मुस्लिम को, लेकिन गठबंधन के तहत कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी, जिसके तहत कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बना ली थी 1937 में, और 2 राज्यों में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी, जिसके तहत अन्ना को माफी अन्ना कह रहे हैं जिन्ना को, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको एक उम्मीद थी कि मुस्लिम लोग सभी हमको वोट देंगे, क्योंकि वो धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रहा था कि मुस्लिम के लिए। लेकिन मुस्लिम लोग भी शिक्षित जो थे, उन्होंने जिन्ना को नकारा, क्योंकि धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति जो है कुछ दिन तक का किया जा सकता है और बहुत तेजी से बढ़ेगा जो राजनीति करता है, लेकिन जो विकास के नाम पर राजनीति का वो धीरे धीरे चलेगा और ज्यादा दिन तक टिक सकता है। इसलिए
वहां पे जिन्ना की हार हुई, वो महज दो ही राज्यों में सरकार बना सका और कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बना ली थी 1937 में। फिर आगे देखते हैं नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट जो है, साइमन कमीशन के विरोध के बावजूद भी भारत के राज सचिव वर्किन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा, जिसको नेहरू ने चैलेंज तहत स्वीकार किया था और जवाहरलाल नेहरू के सामने ही अपनी रिपोर्ट वर्किन हेड के सामने सौंपी, जिसको वर्किन हेड ने पूछा कि सब लोग इस रिपोर्ट को स्वीकार कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था, डोमिनियन स्टेट की मांग भी की थी। तो उसने वर्किन हेड ने इसको फाड़ फेंक दिया, जब बोले भारतीय ही नहीं राज्य हैं तो इसको कैसे पास होगा। ये सब काम क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने हुआ था। तो नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू गुस्से के कारण इन्होंने कहा कुछ नहीं, अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको फुल स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए की मांग की थी। आगे देखते हैं, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, डोमिनियन स्टेट की मांग किया था, अभी आपको हमने बताया था। और किंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया था, जिसके कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सकी थी। इसके विरोध में विपक्ष में 14 सूत्रीय, सत्रीय नहीं है, सूत्रीय होगा, क्या है 14 सूत्रीय मांग जिन्ना ने रखा था और एक पेज में लिख के इन्होंने बर्कन हेड को दिया, जिसे बर्कन हेड ने फाड़ फेंक दिया कि कोई वो नहीं है, इसे भी अस्वीकार कर दिया था। तो इसे 14 सूत्रीय जिन्ना द्वारा फार्मूला कहा गया था, जो केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही इन्होंने मांग किया था। आगे देखते हैं, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की, इस अधिवेशन की 1929 में लाहौर में, और पूर्ण स्वराज की मांग की, इसका प्रस्ताव पारित कराया। साथ ही निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। क्या है, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पे स्वाधीनता ऐसा लिखा जाएगा, जो टाइपिस्ट महोदय उन्होंने गलत टाइप किया है, इसको सुधार लीजिएगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इस कारण 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों गणतंत्र दिवस अगर 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि आखिर में अगर हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो इसको पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? तो आप लोग जान लीजिए, जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के पूर्ण लागू तैयार हो गया था, जिसमें से कुछ संविधान उसी दिन लागू, कुछ जो आर्टिकल अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिया गया था, और बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, क्योंकि इसके पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, जो कि 1930 लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता से ही शुरू किया गया था। इस अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा, मध्यरात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, अब डांडी मार्च, आपने देखा क्या साइमन कमीशन के बारे में, और अब आगे देखते हैं डांडी मार्च। गांधी ने इरविन को अपनी 11 सूत्रीय मांग दी। इसकी एक भूमिका देखते हैं। गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, उनको बहुत सोच के कि भविष्य में क्या होने वाला, उस सब के तहत अपना आंदोलन किए, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे हरिजन सेवक संघ की स्थापना रही हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, उसका द्वितीय में भाग लेने गए हो, उसको देखे वो उन लोग दूरदर्शी थे, बहुत दूर तक सोच के अपना काम करते थे, जिसके तहत उन्होंने गांधी जी को एक उम्मीद थी कि जर्मनी और फिर से ब्रिटेन में विश्व युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जल्द ही होने वाला है, जिसके तहत गांधी जी ने भारत में भी इस मौके को फायदा उठाना चाहा,
जिसके तहत उन्होंने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग दी और ऐसी मांग रखी जिसे इरविन ने तुरंत ठुकरा दिया। और जब ठुकरा दिया तो गांधी जी ने अपना काम करना चालू कर दिया। तो गांधी जी ने क्या किया, आगे देखते हैं। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, लेकिन इसे इरविन ने अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर चलकर 78 SC मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग यानी अनुसूचित जात के लोगों को साथ में लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी की ओर चल दिए। ये 80 लोगों को क्यों लिया, क्योंकि 80 लोगों को उस समय ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। तो उनके सहयोग के लिए, उनको उठाने के लिए उनको आगे लेके चल दिए गांधी जी ने। और उनके साथ में सरोजिनी नायडू भी थी, जो कि 24 दिन में 385 किलोमीटर यानी 240 मील, क्या 240 मील 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरा किया। और 6 अप्रैल को 1930 ईस्वी में गुजरात के समुद्र के किनारे दांडी यात्रा पूरी हुई और दांडी नामक जगह पर पहुंचकर उन्होंने आश्वासन विधि को द्वारा नमक बनाया, यानी पानी लिया और एक जगह रखा, पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक बन गया। इसी के साथ ही महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा और जिस पर अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि नमक पर टैक्स लगेगा, और उसी के बाद से ही जो है हमको भारतवासियों को नमक टैक्स फ्री मिलने लगा। तो गांधी जी का कहना था कि जो भी चीज हमें कुदरत ने दी है यानी प्रकृति ने दी है उस पर हम टैक्स क्यों दें। और इसी के साथ ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया था। क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय जो आपको जो भी विनय है, हम विनती नहीं करेंगे, बहुत आसानी से आपकी बातों को ठुकराएंगे और आंदोलन करेंगे, हमारी मांगों को पूरा होना चाहिए। यही सब गांधी जी का सिद्धांत था। तो आपने देखा सविनय साइमन कमीशन के बारे में और दांडी मार्च के बारे में, और स्टार्टिंग में संक्षिप्त चर्चा हुई थी जो गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने क्या क्या किया। आगे भी ये गांधी जी देखेंगे गांधी जी के बारे में। और ये गांधी जी का भाग 3 का वीडियो था। इसके बाद में 2 वीडियो और आएगा गांधी जी का पूरा कार्य, जो गांधी जी ने जो आंदोलन किए, सभी आंदोलनों को, उनके बारे में पूर्ण चर्चा हम 5 वीडियो में करेंगे, जो कि आज तीसरा वीडियो था। तो साथियों, अगर आज आप सब लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और अपने साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जब हमारा सब्सक्राइब वॉच टाइम बढ़ता है तो हमको मोटिवेशन मिलता है, जिसके तहत हमारा मन और यूट्यूब पे काम करने के लिए, आप लोगों के लिए काम करने के लिए करता है। तो साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।